हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी, आपको लगा होगा कि मैंने कुछ एफर्ट लगाया है आपके लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक हैं। तो एक प्रश्न तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो पुस्तक है डिजिटल नेशन, इसका विमोचन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और इसकी पहली प्रति जो है, इस पुस्तक की पहली प्रति जो है, ये दिया गया किसको? रतन टाटा को दिया नरेंद्र मोदी ने। और इस पुस्तक के लेखक हैं एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा 5 सेकंड के अंदर आंसर सुन लेने का, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है बिहार का, वो है पटना मेडिकल कॉलेज। और इसका स्थापना जो है 1925 में हुई थी। और इसका जो पहले वाला नाम था, ओरिजिनल नाम था, इसका ओरिजिनल नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। तीसरा प्रश्न देखिए कि सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु जो है क्या है? सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? तो यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि में भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। और ऐसे अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के, किस वंश के? केसरी वंश का जो राजा था उसका नाम था ययाति केसरी। ठीक है, इसी ने इसका निर्माण करवाया था। यह पूर्ण रूप से जो है नागर शैली पर बना हुआ यह मंदिर है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर बात करें कि जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोलगंग ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एचआईवी में किस तरह का आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है? एचआईवी जो वायरस है उसमें किस तरह का आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है? तो एचआईवी में केवल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, जो कि एड्स रोग का कारक होता है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कवर किया था उसको भी जरूर देख लीजिएगा। विषुवत पर एक दिन की अवधि क्या होती है? विषुवत पर एक दिन की अवधि आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 घंटे की होती है। ठीक है, विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। अगर बात करें ध्रुव पर, तो ध्रुव पर 6 माह की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काला दिखाई देता है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां से आकाश उन्हें काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण कि आकाश जो है काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट। तो थोड़ा सा निष्पादन बजट के बारे में जानिए। तो देखिएगा, हूपर आयोग, याद रखिएगा हूपर आयोग, हूपर आयोग की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में कृषि क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार का बजट लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ जो है नीचे देखिएगा कथन है और दूसरा जो है रीजन दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। बिल्कुल सही है, शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये भी सही है। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और भी ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 85(2) ख, ठीक है फ्रेंड्स, 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वृंदावन उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान कर्नाटक में मैसूर के निकट है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है। तो देखिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे जो है अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक जो है ये प्रयोगनीय है मौसम वर्गीकरण के लिए, और इसका विकास जो है व्लादिमीर कोपेन ने किया था। किसने किया था, व्लादिमीर कोपेन ने। और व्लादिमीर कोपेन कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, याद रखिएगा। और इसमें जो है बिहार को रखा गया है CWG तथा AW में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। इनमें से कौन सी जो रचना है वो संस्कृत में नहीं है। तो देखिए अगर बात करें रत्नावली की, तो ये किसका द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, ये संस्कृत में है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, आप कमेंट करके बताइए, ये भी संस्कृत में लिखी हुई है। मेघदूत कालिदास की है, ये भी संस्कृत में लिखी गई है। अगर बात करें तिरुकुलर, ठीक है, तिरुकुलर ये जो है संस्कृत में नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है किस भाषा में, तो ये तमिल भाषा में लिखी गई है। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं तिरुवल्लुवर। आपने तिरुवल्लुवर का नाम सुना होगा, उन्हीं की रचना है तिरुकुलर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना इनमें से कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन सी अवधि पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो काल था वो 1974 से लेकर के 1979 तक था, ठीक है फ्रेंड्स। हुआ क्या कि जनता की पार्टी की सरकार आई और इसको जो है 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, और पुनः जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वह नई पंचवर्षीय योजना चलाती है, 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल जो है वो 80 से लेकर के 85 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है। तो काफ़ी चर्चा में रहता है कावेरी जल विवाद, और यह संबंधित किससे है, तो यह है तमिल और यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और कर्नाटक से। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए म्यांमार जो है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता इनमें से कौन थे। तो वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता आपको बताने हैं। तो देखिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो थे वे इंद्र थे। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा जाता है, और उन्हें पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, यहाँ पे है कि 13वीं सदी में विख्यात खिलजी ने, माफ़ कीजिएगा, बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी ने किसको पराजित किया था, बंगाल के किस शासक को। तो ये किया था लक्ष्मण सेन को। किसको किया था, लक्ष्मण सेन को किया था। ये जो थे सेन वंश के थे। अगर बात करें सेन वंश की स्थापना किसने किया था, इसका संस्थापक तो सामंत सेन था। सेन वंश की राजधानी जो थी वो नादिया थी, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लक्ष्मण सेन जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि विस्तार में आपको बता दूँ। रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये, आपको पता भी होगा। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की है। ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है। बिहार की भाषा इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए बिहार की मुख्य भाषाएं जो हैं वो हिंदी है, उर्दू है। क्षेत्रीय भाषाओं में जो है अंगिका है, उसके बाद बात करें तो मैथिली है और मगधी है। अवधी भाषा जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, आपने देखा होगा कि एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ उत्पाद साइड होता है, किसकी संख्या उनमें समान होती है।
हमने काफ़ी जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है, आपने भी किया होगा, तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न ही नए परमाणु बनते हैं और न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाटी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है। हाटी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में हैदराबाद गोल्ड माइंस के नाम से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड 24 नंबर कि आर्य की विशद जानकारी जो है किस वेद में मिलती है। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है, तो आर्यों की विशद जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, याद रखिएगा। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूंगा, इस स्वर को बुलंद करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। किंतु कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस है, यानी कि आंसू गैस जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए अश्रु गैस जो होता है, कुछ अश्रु गैस के नाम हैं, मैं बताता हूँ। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन एक्रोलिन, ठीक है। और इसमें जो है होता है कौन सा गैस, अमोनिया होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अमोनिया NH3 इसका जो है फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, तो कोई परिवर्तन ही जब नहीं हो पा रहा है, स्थान में कोई विस्थापन ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो कौन सा कार्य कर रहा है, शून्य कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड 28 नंबर। यहाँ है 28 नंबर। देखिएगा कि दूध का दही में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो दूध से जो दही बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस आपको पता भी होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से, यानी कि किससे, जीवाणु से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच में रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक प्रश्न है। तो देखिएगा दो समतल दर्पणों के बीच में किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब संख्या जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, n होता है 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में, दोनों दर्पण के बीच में, उसका है और -1 है। अब देखिए दोनों दर्पण जो हैं समानांतर हैं, तो इनका थीटा कितना होगा, एंगल समानांतर हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ आप जब 0 पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 डिग्री यहाँ पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी -1 हो जाएगा। तो कितना इस पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है। तो अफीम जो है पौधे के फूल से निकले दूध से बनाई जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और इसमें जो है चुनाव जो होता है उसका मतदान जो होता है वो गुप्त होता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन गणों में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 4 जुलाई 1976 को ये डेट भी आप जरूर याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और जॉर्ज वाशिंगटन को 1789 में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है चुना गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में
भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान है फीड आवर फ्यूचर, फीड आवर फ्यूचर, ठीक है। और संयुक्त राज्य जो है, जो यूनाइटेड नेशन जो है, ये किसके साथ इसके भागीदारी किया है? तो फेसबुक के साथ। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और फेसबुक ने मिलकर के यह जो है योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है ये जो है हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन जो है ये कैसा है? अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि चमकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा किस प्रकार हो जाएगी? आपको पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा कि जब टायर जब फटता है तो उसमें अचानक फैलाव होता है। इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं ले पाती है और इस प्रकार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे कि उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है घट जाती है और ताप गिर जाता है और यह ठंडा हो जाती है। ये जो है रुद्धोष्म परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो देखिए विद्युत रूप से परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में जो होता है प्रोटॉन होता है और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों पर जो है बराबर और अपोजिट चार्ज होता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जाना जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन तो ये पुरुष हार्मोन है, याद रखिएगा यह जो है पुरुष हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ऑक्सीटॉक्सिन को जो है दुग्ध हार्मोन कहा जाता है। मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा के रूप में प्रकट होती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। और फ्रेंड्स मैथ का जो प्रश्न है ये सारे जो सेट है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक ही दिन सारे सेट दे दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी के कारण मैं नहीं दे पा रहा हूँ। हो सकता है आज ही मैं आपको शाम तक सारे सेट वहाँ पे दे दूंगा। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या बच के निकल के आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा 4, ठीक है। आप कहिए, आसान प्रश्न है। 40 नंबर देखिएगा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच करके 10 रुपये का लाभ कमाता है। तो 100 रुपये में बेचता है, 10 रुपये का लाभ होता है, यानी कि वो खरीदा होगा 90 रुपये में। अब आपको सीपी पता चल गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक स्कूल में कुल 2500 छात्र हैं, यदि स्कूल में 1400 लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कों की संख्या निकाल लीजिए 2500 माइनस 1400। तो वहीं पूछा जा रहा है कि उस स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों का कुल संख्या का क्रमशः अनुपात कितना है। तो आसान प्रश्न है, ये भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2500 में से 1400 घटा दीजिए और निकल के कितना आ जाएगा? इसको घटाइएगा तो 1100 आ जाएगा। तो 1100 अनुपात लड़का और लड़की का पूछा जा रहा है, तो लड़की का 1400 है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11:14। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 6 है और उनके बीच का अंतर जो है 2 है। इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल कितना है? तो देखिए इसको कैसे निकालना है, सबसे बड़ा अंक निकालिए और सबसे छोटा अंक निकालिए, यही पूछा जा रहा है ना। तो सबसे छोटा निकालने के लिए, सबसे पहले बड़ा निकालने के लिए क्या करना है? 6 जो है ये अंतर क्या है उसको 2 और डिवाइड कर देंगे 2 से। और सबसे छोटा निकालने के लिए 6 माइनस, यानी कि योग माइनस डिफरेंस अपॉन 2। तो ये निकल के कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा उनका जो गुणनफल है। सही आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष का 11,975 रुपये की साधारण ब्याज है। तो आप साधारण ब्याज तो निकाल ही लीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आप निकाल लीजिएगा, आसान है, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर खुद से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि बीना को कुल 750 रुपये में से 750 में से 358 अंक मिले हैं, परीक्षा में लगभग उससे कितने प्रतिशत हैं?
तो आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि इन सारी प्रश्नों में आपको कोई समस्या होने वाली है। तो 400 जो है इसको देख लीजिए कितना अंक प्राप्त हुआ है, घटा लीजिएगा इसमें से 750 में से, तो 458, टोटल 750, 458 है। आप परसेंटेज अपना निकाले होंगे ना, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से निकालना है। सही आंसर इसका 45 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो है अनुपात में बांटा गया है 3 मित्रों के बीच में 64 रुपया को, तो तीसरे मित्र का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 17 अक्टूबर 2019 को कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी टीवी सेट को 25% बटा दे करके 900 रुपये में बेचा जाता है, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है और बटा भी दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आप निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस जो बटा है 25% का और 100, तो इस पर निकाल लीजिएगा। वैसे मैं इसका जो है सॉल्यूशन जब दे दूंगा, सारा सॉल्यूशन है, यहाँ तक कि जीके जीएस का भी सॉल्यूशन है उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं मैथ को सॉल्व करने लगूंगा, तो मैं आंसर बताते चलता हूँ। 49 का देख लीजिए, 49 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक, यूज है ये न्यूज नहीं है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो ये किया है केरल की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, देखना है आपको कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है कि एक बार +4 जोड़ा जाता है, बी में +4 जोड़िए तो एफ आएगा, और वाई में से जब 4 घटाएंगे तो यू आएगा। फिर उसी प्रकार डी में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, और डब्ल्यू में से जब 4 घटाएंगे तो एस आ जाएगा। तो सेम उसी यहाँ प्रक्रिया को यहाँ हम दोहराएंगे, और दोहराने के बाद जो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिट्टी के तेल का क्वथनांक को किस ताप परिसर पर जो है दर्शाया जाएगा, तो ये दर्शाया जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो डिफरेंस है उनको पहचानना है। तो देखिए डिफरेंस कौन है इसमें से, तो देखिए यहाँ 4 क्रॉस हैं, ठीक है, और 4 बिंदु हैं सब में। यहाँ भी देखिए 4 क्रॉस 4 बिंदु, 4 क्रॉस 4 बिंदु। यहाँ देखिए कितने क्रॉस हैं, 5 क्रॉस हैं और 3 बिंदु है, तो डिफरेंस जो है यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी कोड में एब्सेंट को लिखा जाता है इस तरह से, तो उस कोड में केबल्स को कैसे लिखा जाएगा। आसान प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर फ्रेंड, कि एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ों को देखने वाला दर्पण कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मोटर वाहन के पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य में देखने के लिए उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का जो है यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव वर्चुअल, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तथा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। तो सही आंसर होगा इसका उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गाड़ियों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो हेडलाइट में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सूची है और सूची 2 है, ठीक है, इनमें मिलान करना है। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, साक्षर भारत जो है, साक्षरता भारत, साक्षर भारत है एक्चुअली, तो ये 2009 में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, हाँ, तो देखिए यहाँ से बताना है आपको कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए यहाँ क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ भी है, यहाँ बीच में 2 हो जा रहा है, देखा 2 लाइन बीच में हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब 2 लाइन हो गया, लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सेम है वैसे ही। अब क्या होगा, अब यहाँ एक लाइन और बढ़ जा रहा है और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब क्या होगा, जब यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे अब 3 लाइन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 लाइन आ जाएंगे और यहाँ अब कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर कोई सा माइनर मिस्टेक होता है तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं। देखिए शुष्क सेल में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम जो है, अब कार्यकाल पूछा जा रहा है, मतलब सदस्यता की अवधि कितनी है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पुराना जो है मौर्य वंश है। इसकी स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसे है, किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये 31वां जो है 2017-18 के लिए दिया गया है और ये दिया गया है चिपको आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोची चमड़ा तो बढ़ई लकड़ी फर्नीचर नहीं होगा, लकड़ी होगा। ठीक है, मोची चमड़ा से कार्य करता है तो बढ़ई किससे कार्य करता है, लकड़ी पे कार्य करता है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्लव वंश का, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंह विष्णु का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जो था महेंद्र वर्मन प्रथम, वह पल्लव वंश का महानतम शासकों में से एक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक संस्कृत नाटक एवं ग्रंथ लिखे हैं। मित विलास प्रहसन आपने सुना होगा, मित विलास प्रहसन और भगवत जुकियम। ठीक है, भगवत जुकियम ये जो है 2 ग्रंथ लिखा है किसने, ये लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो O3 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समूह में जो है यहाँ पे दादा दादी, उनकी जो है दादा और उनकी पत्नी, पिता माता, 3 पुत्र पत्नियां, हर एक पुत्र को दिया गया है। तो समूह में महिलाओं की संख्या आपको निकालना है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि 49 को 5 लिखा जा रहा है, उसके बाद 69 को 3 लिखा जा रहा है, तो 45 को कितना लिखा है। देखिए 9 में से 4 को घटाने पर 5 आ रहा है, उसी प्रकार इस 9 में से 6 को घटाने पर 3 आ रहा है, तो 5 में से 4 को घटाने पर 1 आ रहा है, तो 6 में से 7 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी, तो ये इन्होंने सिंगापुर में बनाया था। ध्यान रखिएगा 1943 में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना भी इन्होंने किया था। यहीं से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, कहाँ से, सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पहले आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो देखिए ये राज्य मैं बताता हूँ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस राज्य के बीचों बीच से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश बीच में है, तो मध्य प्रदेश से होकर के ये बीचों बीच गुजरती है। और ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसमें से पहचानना है कि कौन सा भिन्न है इसमें से। तो देखिए ये जो आप डायगोनल देख रहे हैं ना, यहाँ मैं बनाता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। ये जो डायगोनल देख रहे हैं ये वाला, तो देखिए किसी भी दोनों डायगोनल पे दोनों तरफ नहीं है, लेकिन यहाँ है, इसमें देखिए नहीं है, यहाँ नहीं है, अलग दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं, इसमें जो है एक ही लाइन पे दिया हुआ है। तो ये जो है गलत आंसर है इसका, यही जो है डिफरेंस है। चलिए निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का जो है उपचार दिया गया है। तो अथर्ववेद में जो है वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्र का तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स आप लोग रिलेशन निकाल लीजिएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 71 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे उत्तर आकृति दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ जो है कौन सा इनमें से आएगा, चारों में से। तो चुन लीजिए। देखिए ये चारों तरफ जो है एक दूसरे की तरफ से ये खुल रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये सेम है ये वाला लाइन, और यहाँ पे देखिए ये एक तरफ मुड़ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, एक तरफ ये दोनों हैं और ये अलग हो गया ना अलग। तो इसी प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 73 नंबर। 73 नंबर है फ्रेंड्स कि आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द का जो है सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किसने किया था, जीन शब्द किसने दिया था। तो देखिए जीन शब्द आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था, जबकि जीन शब्द का सर्वप्रथम डब्ल्यू जोहानसन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो आप सभी को पता है ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा 74 का। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये माउंट आबू पर है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि ये किसको समर्पित है। ठीक है, तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 75 नंबर कि जापान में हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। जापान ने किसे भारत में नियुक्त किया है, भारत ने जापान में नहीं। अगर बात करें कि भारत ने किसको किया है, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जापान ने। तो जापान ने जो है सातोशी सुजुकी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है और भारत ने संजय कुमार वर्मा को जापान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। सर आइजक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, उन्होंने भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एवं गति संबंधी नियम दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का प्रश्न है, इस आसानी से इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में आप जब चेंज कीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी साइन है और यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस इसको सेक को बदलिएगा तो 1 कॉस थीटा होगा। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लीजिएगा तो ये नीचे कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा -1 आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर -1 यानी कि ये कॉस इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर, ये एक इधर आ जाएगा और कॉस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस उधर आ जाएगा। अब कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिए। ये 2.5 जो लिखा हुआ है ना, ये 2.5 ने इसको 25 हर्ट्ज बना लीजिए। ठीक है, कितना बना लीजिए, 25 हर्ट्ज बना लीजिए। इसको पॉइंट हटा दीजिए इसमें से। तो कौन सी ध्वनि जो है हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो देखिए जो हमारी कान सुन सकती है उस ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है, रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, या फिर कहिए 20 किलो हर्ट्ज तक। इसको किलो में बदल दीजिएगा तो देखिए ये जो है 25,000 हर्ट्ज, ये रेंज से बाहर है। इसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक और ये हमारी कान नहीं सुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध जो है सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशगत है, यानी कि अनुवांशिक रोग पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुवांशिक रोग जो है वो है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है अनुवांशिक रोग होता है। बाकी जो है अनुवांशिक नहीं है। स्कर्बी है, रिकेट्स है और रतौंधी हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खजुराहो मंदिर जो है वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है। खजुराहो मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खजुराहो मंदिर का जो है ये निर्माण किसके द्वारा कराया गया, आपको पता होगा चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया है। और इन मंदिरों का निर्माण शैली जो है वो कौन सी है, नागर शैली में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन जो है आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटी रीने के चर्चा में रहने का कारण बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी रीने जो थे ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद साना मारिन बनी है वहाँ के प्रधानमंत्री और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। साना मारिन, इनकी उम्र जो है 34 साल है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होगा।
तो सही आंसर इसका बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता जो है किस में व्यक्त की जाती है, डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, तो लाल मिट्टी पर इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है कम होती है और इसमें काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है, याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। एक समूह में की लघुत्तम संख्याओं का माध्य, ये मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कछार मिट्टी, यानी कोई एलुवियल मिट्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी। और आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का प्रश्न है और इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो देखिए काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है और इसको कहा जाता है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 94 का है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 94 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 94 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, एक मिनट, 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो ये भी प्रश्न मैथ का है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 96, ये भी मैथ का है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 97 का भी 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 का देखिए, 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 99 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 99 है यहाँ पे, 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर प्रश्न को पढ़ना है आपको, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है और मेरा एफर्ट अगर लगा होगा कि आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।